बिग मार्केट क्वेश्चंस करी में हमारे साथ आज अभय अग्रवाल जी जुड़े हैं पाइपर सरिका के। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये हमारे लिए कोई भी थ्रस्ट अगर आप देखें जब जनरेट होता है ना कोई बुरी खबर, कोई ना कोई नया डेवलपमेंट। कल हम इन्वीडिया के नंबर को लेकर स्केप्टिकल रहे, आज एक बार फिर से अगर आप देखें तो आज आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इशू में इंडल्ज रहे। आज HDFC बैंक ने अगर आप देखें काफ़ी प्रेशर डाला, वो थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है। और अभी भी बड़ी अच्छी पॉकेट, सेफ पॉकेट मिड कैप्स और स्मॉल कैप है। तो क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जितना बड़ा डाइवर्जेंस परसिस्ट कर रहा है अभय जी, उसके परसिस्ट करने की कितनी संभावनाएं और नजर आ रही है आपको? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। पहले भी हमने चर्चा की है वीरेंद्र, आपने और मैंने, कि प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स वहां जाते हैं जहां पे ग्रोथ दिखता है, और हमारा जो लार्ज कैप सेक्टर है अभी, और उसमें जो लार्ज कैप में हैवी वेट्स हैं, जो निफ्टी 50 के भी हैवी वेट्स हैं, जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि एक लो ग्रोथ सेगमेंट से निकल के अब ये हाई ग्रोथ सेगमेंट में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली लोकल इन्वेस्टर्स प्लस एफपीआई इन्वेस्टर्स क्यों ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको कांस्टेंट करेंसी रुपी में 10% का भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और अगर 10% का ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है तो ये स्टॉक 20 टाइम के पी मल्टीपल पे भी महंगे हैं। तो हमारे काफी सारे जो लार्ज कैप्स हैं, जिन्होंने पिछले 5-8 साल से मार्केट को एक मोमेंटम प्रोवाइड किया था, 15% 20% के ग्रोथ दिखा के, आईटी सर्विसेज, बैंक्स, ऑयल कंपनीज, एफएमसीजी, वो अभी आउट ऑफ ग्रोथ हैं। और ये जब तक ग्रोथ में जोन में नहीं आते हैं, जब तक ये वापस 12-15%, 20% तो भूल जाइए, पर 15% तक भी एनुअलाइज ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट आएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर निफ्टी 50 कैसे चलेगा, ये भी एक समस्या है। दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप्स हैं, आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स थी पिछले क्वार्टर की, स्पेशली स्मॉल कैप्स की, जो कंपनीज एमर्ज हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग सेगमेंट्स में, फार्मा में। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वहां ज्यादा जा रहा है जहां पे ग्रोथ है। तो जब तक मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में ग्रोथ ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टर्स उन्हें रिवॉर्ड करेंगे। और उसी की वजह से जो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं वीरेंद्र, वो भी आप देखें ऑल टाइम हाई पे हैं, और वो अभी भी इन्वेस्टर्स ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान निफ्टी 50 पे जाता है। पर जो हमारा रियल स्टोरी है, जो मुझे लगता है कि वो मिड और स्मॉल कैप में है इंडिया में अगले 2-3 साल में। वाकई मिड और स्मॉल कैप में है अगले 2-3 साल में। मैं आपके पोर्टफोलियो को दिख रहा था, वाकई ईश्वर करे ऐसा पोर्टफोलियो सबका हो अभय जी। और आपके पीएमएस ने सब्सटेंशियल गेन दिए हैं पिछले 3 और 6 महीने में। मैं आता हूँ आपकी एक एक थीम जो आपने पिक करी है। एथर एनर्जी सब्सटेंशियल गेन लेके बैठे हैं आप अपने पीएमएस में। इसमें ये ईवी ट्रांजिशन, ईवी का पिकअप होना, ये वाकई क्या पैसे बना के देगा अगले 1-1.5 साल 2 साल में, स्पेशली जब ये ट्रांजिशन पीक पर होगा या फिर अपने चरम पे होगा? वीरेंद्र, आप हैरान रह जाएंगे, मैं आपसे डेटा शेयर करूंगा कभी बाद में। हमने एक रिसर्च किया था, प्राइमरी रिसर्च किया था, कि जो बायर्स हैं 2 व्हीलर्स के और 4 व्हीलर्स के भी इंडिया में, वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं आइस इंजन, जो ट्रेडिशनल इंजन है, या वो चाहते हैं ईवी? तो हम हैरान रह गए थे डेटा देख के कि कितनी ओवरवेलमिंग डिमांड है ईवी की, स्पेशली 2 व्हीलर सेगमेंट में। मतलब लिटरली कोई चाहता ही नहीं है कि वो आइस इंजन खरीदे, सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी ईवी का इतना नहीं है। तो जो एक थीम है एनर्जी ट्रांजिशन की, जहां पे हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस से नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस पे, तो मुझे लगता है कि वो एथर और उसकी कंपनी से भी निकल के बहुत बड़ा प्ले है। आज आप दिखा रहे थे, इसके पहले मैं देख रहा था आइनॉक्स इंडिया, ये भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक कंपनी है, पर इसमें कोई मेरी ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है। पर वो भी एक एनर्जी ट्रांजिशन प्ले है, क्योंकि वो ही एक कंपनी है इंडिया में जो क्रायोजेनिक टैंक्स बनाता है, जो लिक्विड सब 460 डिग्री फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन की थीम है थ्रू इनोवेशन, मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है।
और इसमें इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरीके से ये प्ले आउट होगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनर्जी ट्रांजिशन की, वीरेंद्र, मुझे लगता है। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। और ये तो हमने चर्चा कर ली मार्केट पर, एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस पर, लेकिन आपका नया लुक सर मुझे अच्छा लग रहा है और इसी से मुझे कुछ स्टॉक्स याद आ रहे हैं, जैसे लेंसकार्ट, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी पूरे न्यू एज स्टॉक्स को लेकर, और साथ ही इनफैक्ट जो जैसा कि आपने मेंशन किया इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये जो लेंसकार्ट, मीशो, ये अगर मैं निफ्टी इंटरनेट स्टॉक्स बोलूँ इसको, तो ये कैसा नजर आ रहा है सर, और यहाँ पर क्या व्यू है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि आप वैल्यूएशंस को एक तरफ छोड़ दें अगर हम, क्योंकि इन्वेस्टर ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं कि बस कि महंगा है तो मैं नहीं देखता हूं, पर एक बार श्रेया वैल्यूएशन की बात छोड़ देते हैं। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। एक अगर हम बिजनेसेस को देखें कि क्यों ये बिजनेसेस कस्टमर्स का इंटरेस्ट और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि कुछ यूनिक चीजें कर रहे हैं। वो यूनिक चीजें हैं कि ईज ऑफ बाइंग, अगर कोई कस्टमर कंज्यूम करना चाहता है तो वो मीशो जैसी कंपनी या फिजिक्स वाला जैसी कंपनी में जो एजुकेशन सर्विसेज में है, या नाइका जैसी कंपनी में, और ये कोई मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, या कार्टरेट जैसी कंपनी में उसको ऑटो खरीदना है, तो उसमें एक बहुत ईजी हो गया है कुछ खरीद पाना अपना ही रिसर्च करके। और दूसरी तरफ डिजाइन स्किल्स है, जैसे लेंसकार्ट जैसी अपनी कंपनी ने बात करी। अब आप एक स्टोर में जाते हैं, फिजिकल स्टोर में, तो आप कितने मॉडल देख लेंगे, पर आप अगर एक ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं जहां पे आपको ट्रस्ट है, ब्रांड है, तो आपके ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो सर्विसेज में भी हैं, प्रोडक्ट्स में भी हैं, खुद के ब्रांड भी हैं, थर्ड पार्टी D2C प्लेयर्स भी हैं, ये एक पूरा नया कंजम्पशन की कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल FMCG कंपनीज हैं, ट्रेडिशनल कंपनीज जो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रोथ के लिए सफर कर रहे हैं, और ये कंपनीज काफी फास्ट ग्रो कर रही हैं और लीडरशिप पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही हाई प्रॉमिस स्पेस है। चैलेंज इसमें रहेगा हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए कि हाई वैल्यूएशन पे आएंगे तो शायद साइडवेज करेक्शन देखना पड़े प्राइस में, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का लॉस होने वाला है। ओके इस बीच जरा मैं आपको लेके आता हूँ कुछ देर में अभय जी के साथ, शायद दोबारा अपना एक प्रश्न और पूछेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जरा इंडिकेटिव एक्शन। लिखिए ये सेंसेक्स 75,099 वर्सेस 77,182, 3% नीचे। आई थिंक इट विल बी अ डाइवर्जेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, कितना हो गया, आई मीन 2000 पॉइंट्स का, 2200 पॉइंट्स का हो गया है ना, 2151 पॉइंट्स का हो गया। निफ्टी लेके आइए, वो करीब 109 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 300 पॉइंट। मैं कुछ कहूँगा तो नहीं खैर इस पे, लेकिन इतना बेबस ना श्रेया, इतना बेबस प्राइस के अगेंस्ट मैंने अपने करियर में, मैंने 22-23 साल हो गए लगभग, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा है इतना बेबस। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी की कमी है, तरलता की कमी है, और जिस कैश सिस्टम को लेके हम बातचीत करते हैं कि जनाब कैश वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, हमारे यहाँ उतने वॉल्यूम्स नहीं है। हमारे यहाँ टोटल वॉल्यूम का 10% वॉल्यूम है कैश का, यूएस में 30-35% है, और ये हॉरर शो है उसका। एनीवे, बी प्रिपेयर फॉर एनी, आई थिंक अपसेट। श्रेया, ओवर टू यू। राइट से, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी और इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस तो कुछ और ही बता रही है, और इतना बड़ा डिफरेंस अगर उसी के आसपास क्लोजिंग होती है तो सही बात है। और आप लिख भी रहे थे मुझे, इट्स वेरी पेनफुल। अब देखते हैं कि कैसे होती है फिर क्लोजिंग यहाँ पर। लेकिन अभय जी के पास वापस चला जाए। अच्छा अभय जी, एक और थीम पर हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम प्राइमरी मार्केट्स पर भी बात कर रहे थे, और इस बार अच्छी लिस्टिंग हुई है। तो क्या आपको लगता है कि सर अगर पैसे बनाने के एंगल से देखना हो तो प्राइमरी मार्केट एक बड़ा ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है, सेकेंडरी मार्केट तो थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है? जी देखिए, प्राइमरी मार्केट में श्रेया क्या होता है कि एक न्यूनेस का चार्म होता है। कोई नई चीज लिस्ट होती है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, और पूरा एक मार्केटिंग का जो
इंडस्ट्री है वो कोशिश करती है कि आईपीओ सब्सक्राइब हो जाए, उसके बाद फॉलो ऑन डिमांड रहे। तो एक चैलेंज ये रहता है कि जो अच्छी कंपनीज भी हैं वो बहुत जल्दी ओवर प्राइस हो जाती हैं, और उसके फिर 1 महीने बाद पहला लॉक इन खुलता है, फिर 3 महीने बाद दूसरा लॉक इन खुलता है, 6 महीने बाद तीसरा लॉक इन खुलता है, और फिर रियल सप्लाई आने लगती है। तो मेरी सलाह हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए रही है, और हमारा भी यही अप्रोच है हमारे पीएमएस में, कि अच्छी कंपनीज को ट्रैक करें पर उनको इमीडिएटली लिस्टिंग पे ना लें। थोड़ा वेट करें, लेट द 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएं तो कोर बेसिक परफॉर्मेंस पता चले, दूसरी तरफ जो सप्लाई है पोस्ट लॉक इन खुलने की वो भी आ जाए। तो आई थिंक 6 महीने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बहुत अच्छी लिस्ट हुई हैं कंपनीज, और रिमार्केबल कंपनीज हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो कंपनीज आई हैं, इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। पर उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि थोड़े कंपनीज जिनको शायद लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी वो भी लिस्ट हो रही हैं। तो इन्वेस्टर्स को आईपीओ एज अ शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव गेम तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फंस गए किसी एवरेज कंपनी में तो बुरे फंसेंगे। और जो अच्छी कंपनीज हैं उनको लिस्ट होने के बाद 6 महीने का समय देना चाहिए कि उनका फेयर वैल्यू जो है वो इमर्ज हो सके। अच्छा सर, अभी क्या हुआ, मेरी अभय सर कुछ दिनों पहले कुछ आईपीओज आए, मैं लॉजिस्टिक्स को लेके बात कर रहा था। हमारे जीडीपी का, हमारी टोटल कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का सब्सटेंशियल पार्ट लॉजिस्टिक्स होता है। कभी ऐसे पीएमएस मैनेजर, कभी एक फंड मैनेजर आपके जहन में आता है कि मैं कुछ अपने पीएमएस में स्पेस लॉजिस्टिक्स को दूं? डिलीवरी मेरे स्क्रीन पे पड़ा था तो मैं पूछ लिया सवाल। योर टेक ऑन ये लॉजिस्टिक्स स्पेस, अभय सर? हमने देखे हैं कंपनीज काफी इसमें वीरेंद्र, पर एक मेरा हमेशा कंसर्न ये रहा है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, एकदम कमोडिटाइज स्पेस है जो ऑफलाइन 3PL लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं जनरली, और इसमें मार्जिन्स जो हैं बहुत ही स्केलेटन होते हैं, और जो आपके रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल को अगर बिल्ड कर दे तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ही पुअर निकलती है। तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है, पर एज अ कोर बिजनेस डेफिनेटली एज ग्रोथ इन्वेस्टर्स तो मुझे कोई इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है रेगुलर 3PL लॉजिस्टिक्स में। आई थिंक इट्स अ कमोडिटी बिजनेस जो है, जो चलता रहता है वैसे ही चलता रहेगा, अनलेस कोई इसमें बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्ले करे तो फिर देखा जा सकता है, बट अदर देन दैट इतना कोई अट्रैक्शन नहीं है उसका हमारे लिए। ठीक है। और ये गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया अभी जी पिछले कुछ सत्रों में, हालांकि आज एक खबर आ रही है, कितनी सही वो खबर ड्यूटी कट को लेकर कितनी गलत वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन उसका एक असर देखने को मिला नेगेटिव। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस जिस तरीके से इंक्रीज हुए हैं और गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स ने जितना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ये भी एक बड़ा एसेट क्लास हो सकता है। कैसे देखें कमोडिटी को और उसके साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स को भी सर, ये स्पेस? नहीं, देखिए, जब तक गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चलते हैं श्रेया, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो कोलैटरल में गोल्ड पड़ा है, जो समझिए अभी गोल्ड का भाव 1.5 लाख रुपए है, पर आपने पुराना कोई लोन दिया जब 1 लाख रुपए का गोल्ड था, तो आपका सडनली कोलैटरल की वैल्यू बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई है, तो आपकी एबिलिटी टू लेंड बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छा स्पेस है जब तक कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे ना जा रहे हों। अगर गोल्ड के प्राइस नीचे जाएंगे तो आपकी कोलैटरल की वैल्यू गिर जाएगी और आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो और आई थिंक वही मार्केट में थोड़ा अब कंसर्न है कि अगर गोल्ड प्राइसेस करेक्ट हुए ड्यूटी की वजह से या जैसे भी, तो क्या होगा इन कंपनीज की कोलैटरल वैल्यू का। बट ऑन द अदर हैंड मैं कहूंगा कि जब तक गोल्ड प्राइसेस ऊपर ट्रेंड करते रहेंगे ओवर 2 ईयर 3 ईयर साइकिल्स, और ये कंपनीज हैं काफी अच्छे एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो ये बहुत ही स्टेडी बिजनेस है। इंडिया में 10-15 साल तो गोल्ड को डिमांड को कुछ नहीं होने वाला है। सो आई थिंक गुड लॉन्ग टर्म प्ले, पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी गोल्ड प्राइसेस को लेके। शुक्रिया अभय जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और हम एक और अगर आप देखें तो बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर से बातचीत रखने के लिए। अपनी